यशोधरा हैरान थी कि चाणक्य नन्हे से बालक चंद्रगुप्त को विष देने की बात क्यों कर रहे हैं। उसने हड़बड़ाहट में उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, विष चंद्रगुप्त के लिए? स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? चाणक्य अपनी पत्नी की दुविधा समझ रहे थे और उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, तुम तो जानती हो यशोधरा कि विष ही विष का काट है। मैं चंद्रगुप्त को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि इस पे किसी भी विष का असर ना हो। इसलिए मैं आज और अभी से इसके भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलाना शुरू कर रहा हूं। कल को जब यह राजा बनेगा तो इसके कई दुश्मन होंगे, लेकिन उस समय तक यह विष इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसका मित्र बन चुका होगा। दुनिया का कोई भी विष चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाणक्य की इस सोच ने यशोधरा की चिंता कम कर दी और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, आपकी लीला तो बस आप या भगवान ही जान सकते हैं। उनकी बात सुनकर चाणक्य बोले, भगवान मेरे कर्मों से अवगत हो या ना हो, लेकिन मैं उनकी एक लीला से अवश्य अवगत हूं, और वो लीला है तुम्हारा मेरे जीवन में मेरी जीवन संगिनी बनकर आना। तुम्हारा सहयोगी ही है यशोधरा, जिसने मेरे लिए हमेशा से एक प्रेरणा बनने का काम किया है। चाणक्य की बात सुनकर यशोधरा शर्मा गई और बोली, भोजन करें, बेचारा बच्चा भूखा होगा। चाणक्य ने सर हिलाते हुए सहमति जताई और चंद्रगुप्त के भोजन में एक उचित मात्रा में विष मिला दिया। थोड़ी ही देर में विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त को हल्का नशा होने लगा और देखते ही देखते वो एक गहरी नींद में सो गया। छोटे चंद्रगुप्त को इस तरह से सोते हुए देखकर यशोधरा उसे ममता भरी नजरों से बस निहारे ही जा रही थी कि तभी चाणक्य के शब्दों ने उसका ध्यान भंग किया। हमें कल सुबह ही तक्षशिला के लिए निकलना होगा। चंद्रगुप्त के राजा बनने की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी होगी, लेकिन वहां जाने से पहले मेरा शंभू काका से मिलना आवश्यक है। राजा धनानंद को मात देनी है तो उनकी सहायता की अति आवश्यकता होगी। शंभू काका का नाम सुनकर यशोधरा घबरा गई और बोली, आप उनसे मिलने के प्रयास में क्यों जान दांव पर लगा रहे हैं? मुझे डर है कि कहीं किसी ने आपको पहचान लिया तो आपका जो भी संदेश है मैं उन तक पहुंचा दूंगी। यशोधरा की बात सुनकर चाणक्य बोले, मैं तुम्हें खतरों में नहीं डाल सकता हूं यशोधरा। अब जब प्रण ले ही लिया है तो खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। यशोधरा का यह डर जायज था, क्योंकि शंभुनाथ भले ही चाणक्य के पिता, चाणक्य मित्र और चाणक्य के हितैषी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो धनानंद के दरबार में एक मंत्री भी थे और यह लगभग निश्चित था कि उनकी गतिविधियों पर किसी भी वक्त नजर रखी जा सकती थी। जहां एक तरफ चाणक्य धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे थे, वहीं धनानंद के दरबार के मुख्यमंत्री अमात्य चाणक्य की मृत्यु की साजिश रच रहे थे। जब से चाणक्य ने धनानंद के सर्वनाश का प्रण लिया था, तब से चाणक्य उनकी आंखों में खटक रहे थे। अमात्य जानते थे कि चाणक्य कितने प्रतिभावान हैं और उनकी क्षमता क्या है। अमात्य राजा धनानंद को बताना चाहते थे कि उन्होंने चाणक्य को जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन राजा अपने भोग विलास में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें किसी से मिलने का समय ही नहीं होता था। पर आज अमात्य मौका देखकर राजा के कक्ष में जाने से पहले उनके सामने आ गए और उन्हें नमन किया। इतनी रात में महामंत्री को अपने सामने देख राजा धनानंद बोला, क्या हुआ महामंत्री? ऐसी क्या विपदा आ गई जो आप अभी मिलने चले आए? अमात्य बड़ी विनम्रता से बोले, क्षमा महाराज, विपदा आई नहीं है पर आ सकती है। धनानंद ने गुस्से में कहा, ऐसी गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? साफ शब्दों में बताओ। महामंत्री ने सर झुकाते हुए कहा,
महाराज, मैं आपसे चाणक्य नाम की विपदा के बारे में बात करना चाहता था। वही ब्राह्मण जिसने आपको। इतना कहते कहते अमात्य रुक गए। उनकी बात सुन धनानंद हंसने लगा और कुछ पल बाद अचानक क्रोधित होकर बोला, ओ दरिद्र ब्राह्मण, तुम यहां उसके विषय में बात करने आए हो? धनानंद की ऊंची आवाज सुनकर अमात्य थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर भी अपनी बात बड़ी विनम्रता से रखते हुए बोले, महाराज, वो दरिद्र जरूर है लेकिन बुद्धिमान और चतुर भी। मुझे डर है कि आपने उसे केवल देश निकासा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको उसे मृत्यु दंड देना चाहिए था। महामंत्री, मुझे पता है कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख, और वो दरिद्र ब्राह्मण तो महामूर्ख है। उससे भला किसी को क्या खतरा हो सकता है। अभी आप जा सकते हैं। ये बोलकर धनानंद तेजी से अपने कक्ष की तरफ चला गया। अमात्य वहीं हैरान से खड़े रह गए। चाणक्य की सच्चाई से अमात्य परिचित थे। वो जानते थे कि अगर चाणक्य ने कोई प्रण लिया है तो उसे पूरा करने का वो हर संभव प्रयास करेगा। उसके पास जरूर कोई योजना होगी, या फिर उसने अब तक कोई योजना बना ली होगी। अमात्य वहीं खड़े गहरी सोच में डूब गए और थोड़ी देर बाद मन ही मन बोले, महाराज, आपको आभास नहीं होगा लेकिन मुझे है कि चाणक्य क्या क्या कर सकता है। उसे रास्ते से हटाने का काम अब मुझे ही करना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक गुप्तचर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाकर राजमहल के बाहर भेज दिया। रात का अंतिम प्रहर था और आसमान में प्रकाश की झलक आने में समय था। चाणक्य ने कंबल से अपना मुंह ढका और शंभुनाथ से मिलने चल दिए। शंभुनाथ से गुप्त रूप से मिलने का यही समय उचित था, क्योंकि शंभुनाथ भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और नगर किनारे बने महादेव के मंदिर में हर सुबह पूजा करने जाते थे। चाणक्य तेज कदमों से हर तरफ नजर रखते हुए नगर के किनारे बने मंदिर के करीब जा पहुंचे। मंदिर से कुछ दूरी पर ही चाणक्य ने अपने कदम रोके और एक बाज की नजरों से चारों ओर देखने लगे। मंदिर से उठता घंटे का शोर ये तो बता रहा था कि शंभुनाथ पूजा करने आ चुके थे, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं थी कि वो अकेले हैं या उन पर कोई नजर रखे हुए है। चाणक्य ने मंदिर के हर कोने पर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक आहट का आभास हुआ। उन्होंने आवाज की तरफ नजर दौड़ाई तो लगा जैसे कोई इंसान पेड़ के पीछे छिप छिप कर नजर रखे हुए है। चाणक्य समझ गए कि शंभुनाथ अकेले नहीं है, उनके पीछे गुप्तचर हैं। अब वो शंभुनाथ से मिलने का उपाय खोजने लगे। इधर शंभुनाथ की पूजा लगभग खत्म होने को थी। हर बीतती घड़ी के साथ चाणक्य के हाथ से शंभू काका से मिलने का मौका निकलता जा रहा था। कुछ सोचते हुए चाणक्य ने अपनी खुली शिखा के बालों को अच्छे से समेटा और अपने मुंह को कंबल से अच्छे से ढक पहुंच गए पेड़ के पीछे छुपे हुए उस गुप्तचर के पास। अचानक अपने पीछे कंबल ओढ़े आदमी को देखकर वो गुप्तचर एक बार को तो सकपका गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी कटार पर हाथ रखते हुए बोला, कौन हो? कंबल नीचे करो। चाणक्य निर्भीक खड़े रहे और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, कहां से गुप्तचर होने की शिक्षा ली है मूर्ख? इतना भी नहीं पता कि एक गुप्तचर का सबसे पहला शस्त्र उसकी गोपनीयता है। चाणक्य की बात सुनकर वो डर गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गुप्तचर हूं? तुम जैसे सैकड़ों ढोंगियों से पाला पड़ता है मेरा। अंतिम अवसर दे रहा हूं, कंबल नीचे करो। ऐसा कहकर उसने अपनी कटार निकाल ली, जिसे देख चाणक्य ने दोगुने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा, मूर्ख, अपने से वरिष्ठ गुप्तचर को कटार दिखाएगा? मंत्री शंभुनाथ पर ही नजर रखने भेजा था ना तुम्हें कि कहीं वो उस दरिद्र ब्राह्मण से संपर्क करने की कोशिश करे। तो क्या सही से अपना काम कर रहे हो? अपने आत्मविश्वास के बल पर अब चाणक्य उस गुप्तचर पर हावी होते दिख रहे थे। उस गुप्तचर की कटार पर पकड़ ढीली होने लगी थी। ये देख चाणक्य ने और दृढ़ता के साथ कहा,
चेहरा तुमने ढका नहीं है और अब क्या कानों में भी रुई डाल के बैठे हो? जो मंदिर के पीछे हो रही है आहट तक नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? शर्म आ रही है मुझे तुम्हें देखकर। समझ नहीं आ रहा कि इतने आवश्यक कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है। गुप्तचर नहीं हो तुम, कलंक हो, और कलंक को जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना राज्य हित के लिए उचित होता है। चाणक्य की दृढ़ता के आगे वो गुप्तचर टूट गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, क्षमा करें मुझे, कृपया इस भूल को सुधारने का एक मौका दे स्वामी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आइंदा से किसी त्रुटि का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो गुप्तचर गिड़गिड़ाने लगा। वो गुप्तचर अब पूरी तरह से चाणक्य की मुट्ठी में था। अपने स्वर को गंभीर बनाए रखते हुए चाणक्य बोले, अंतिम मौका दे रहा हूं, जाओ, जाकर मंदिर का पिछला हिस्सा देख कर आओ। तब तक मैं शंभुनाथ पर नजर रखे हुए हूं। ध्यान रहे, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। प्राणों की भीख मिलते वो गुप्तचर उठा और अपना चेहरा ढक के मंदिर के पीछे की ओर भागा। तभी शंभुनाथ अपनी पूजा समाप्त कर मंदिर से नीचे उतरने लगे। चाणक्य बगैर समय गवाए तुरंत उनके पास गए और अपना कंबल हटाते हुए उन्हें प्रणाम किया। अपने सामने चाणक्य को देख शंभुनाथ घबरा गए और इधर उधर देखते हुए बोले, पुत्र, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो मृत्युदंड तय है। चाणक्य ने उनको शांत करते हुए कहा, मुझे आभास है काका, पर आप निश्चिंत रहें, अभी हम पर किसी की नजर नहीं है। मैं आपसे मिलकर बस आपको बताना चाहता था कि धनानंद के सर्वनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं एक बालक को भावी राजा बनाने की शिक्षा देने तक्षशिला लेकर जा रहा हूं, और धनानंद को गद्दी से हटाने की मेरी इस योजना में मुझे आपकी आवश्यकता होगी। आपकी मदद के बिना यह योजना सफल नहीं हो सकती, इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं। चाणक्य की बात सुनकर शंभुनाथ बोले, पुत्र, मुझ जैसा बूढ़ा आदमी भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हारा जो भी प्रायोजन है बताओ। चाणक्य ने उत्तर देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप बस धनानंद के शासन के कमजोर हिस्सों पर नजर रखें, क्योंकि अवसर आने पर सबसे पहला वार उन्हीं कमजोर पहलुओं पर करना होगा। मैं जल्द ही तक्षशिला से लौटकर आपसे मिलूंगा। चाणक्य का प्रस्ताव सुनकर शंभुनाथ बोले, मगध की नियति का बदलना आवश्यक है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। तुम जाओ पुत्र और अपना कार्य करो। मैं बाबा विश्वनाथ से तुम्हारी कुशलता की कामना करूंगा। चाणक्य के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया। उन्होंने शंभू काका के पांव छुए और कहा, एक बात और काका, आपके पीछे राजमहल के गुप्तचर लगा दिए गए हैं। मुझे लगता है कि हमारी मित्रता की भनक मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को लग चुकी है। आपसे निवेदन है, जो भी करें सतर्कता के साथ करें। शंभुनाथ ने चाणक्य को सराहनीय नजरों से देखा और बोले, अवश्य पुत्र, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर उन्होंने चाणक्य को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उनके जाते ही चाणक्य ने वापस अपना कंबल ओढ़ा और उस गुप्तचर के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में वो गुप्तचर दौड़ता हुआ वापस आया और चाणक्य के पास पहुंचकर बोला, मैंने मंदिर के पीछे का पूरा हिस्सा छान मारा मान्य पर, लेकिन वहां कोई नहीं था। चाणक्य ने उसे घूरते हुए प्रश्न किया, कोई नहीं था या तुम्हारे पहुंचने तक भाग चुका था? चाणक्य के इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चाणक्य ने उसका डर भांपकर थोड़ी नर्म आवाज में कहा, यह पहली भूल थी, इसलिए इसे सुधारने का अवसर दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगली बार गलती की तो मेरी तलवार और तुम्हारा शीश होगा। अब इससे पहले कि शंभुनाथ दूर निकल जाए, जाओ उनके पीछे। उस गुप्तचर ने उन्हें नमन किया और चल दिया शंभुनाथ के पीछे। उसके जाते ही चाणक्य ने अपना कंबल हटाया। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। आखिर हो भी क्यों ना, मगध आने के उनके दोनों प्रायोजन पूरे जो हो गए थे।
शंभुनाथ से मिलकर चाणक्य घर पहुंचे। उनको सकुशल लौटा देखकर यशोधरा की चिंता दूर हुई। वो पूरी तैयारी कर चाणक्य के लौटने का इंतजार ही कर रही थी। यशोधरा से विदा लेते हुए चाणक्य ने कहा, अपना ख्याल रखना यशोधरा। यशोधरा को उनके जाने का दुख हो रहा था, लेकिन उसने उस दुख को मुस्कान की चादर से ढककर जवाब दिया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं देवी मां से आप दोनों की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। विदा लेने से पहले चंद्रगुप्त जैसे यशोधरा के पांव छूने आगे बढ़ा, उसने उसे कस के गले से लगा लिया, मानो वो समय को वहीं थाम लेना चाहती हो। सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे। दिन भर चलने के कारण दोनों पूरी तरह से थक गए और जंगल में एक तालाब के किनारे आराम करने के लिए रुके। उन्हें आराम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि तभी उन्हें एक बच्चे की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों उस दिशा की ओर भागे और आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि एक 8 साल का बच्चा शिकारी के बिछाए जाल में फंस चुका है। वेशभूषा से वो बच्चा किसी कबीलेवासी का बच्चा लग रहा था। पेड़ से उल्टा लटक के वो डर के मारे जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। बच्चे को हवा में झूलते देख चाणक्य ने उससे कहा, शांत पुत्र, शांत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम बचाएंगे तुम्हें। चाणक्य ने उस बच्चे को सांत्वना देते हुए जैसे ही छोटे चंद्रगुप्त की ओर देखा तो वो अपनी कटार से जाल की रस्सी काटने का काम शुरू कर चुका था। चंद्रगुप्त की बुद्धि की तीव्रता देख चाणक्य प्रसन्न हुए। वो चंद्रगुप्त द्वारा काटी जा रही रस्सी के कटते हुए सिरे के वजन को संभालने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़े कि अचानक वो रस्सी अधकटे सिरे से टूट चंद्रगुप्त के हाथों से फिसल गई। जाल में कैद वो बच्चा हवा की गति से नीचे की ओर गिरा और इससे पहले कि वो जमीन से टकराता चाणक्य ने फुर्ती दिखाते हुए उसके नीचे आ अपने हाथ फैला दिए और वो बच्चा जमीन में टकराने के बजाय उनकी गोद में आ गिरा। बच्चे को बचा चाणक्य अभी संभले ही थे कि तभी धनुष से छूटा एक तीर बिजली की गति से उनकी छाती पर लगने ही वाला था कि उन्हें एक जोर का धक्का लगा। अचानक लगे इस धक्के से चाणक्य उस बच्चे को लेकर जमीन पर गिरे और वो तीर हवा में छलांग लगा रहे चंद्रगुप्त के पांव को चीरता हुआ पेड़ के तने से जा टकराया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को धक्का दे उस तीर का शिकार होने से बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गया। चाणक्य ने अपने हमलावर को देखने के लिए जैसे ही उस दिशा की ओर नजर दौड़ाई तो सामने हाथ में धनुष लिए एक आदमी खड़ा था, ढक रखा था। अगले ही पल उस आदमी ने अपने धनुष पर दूसरा तीर चढ़ा लिया और इससे पहले कि वो उस तीर से चाणक्य को अपना निशाना बनाता, एक तरफ से आता तीर उसकी बाजुओं को चीरता हुआ निकल गया और उसका धनुष उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। चाणक्य ने पीछे पलट कर देखा तो कबीले का एक आदमी हाथ में धनुष लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने हमलावर पे एक और तीर से वार किया, लेकिन इस बार हमलावर ने बड़ी फुर्ती से उस तीर को चकमा दे दिया। वो आदमी हमलावर को मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक वो किसी साए की तरह गायब हो चुका था। तभी उस आदमी ने अपने बच्चे की आवाज सुनी और उसके पास पहुंच उसे अपने सीने से लगा लिया। आज उसका बच्चा उसी के बिछाए जाल में फंस चुका था। इधर चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ दौड़े तो देखा कि उसके पैर से खून की धार बह रही थी। छोटा चंद्रगुप्त दर्द से करहा रहा था। चाणक्य ने तुरंत अपनी धोती का एक सिरा फाड़ा और खून का संचार रोकने के लिए उसके पैर को कस के बांधते हुए बोले, चिंता मत करो चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो कबीले का आदमी अपने बच्चे को लेकर चाणक्य के पास आकर बोला, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा कबीला पास में है, वहां चलिए, इस बच्चे के घाव का तुरंत उपचार करना आवश्यक है। चाणक्य को समय की गंभीरता समझ में आ रही थी और वो उस नवयुवक की मदद से चंद्रगुप्त को लेकर कबीले आ पहुंचे। कबीला जंगल के पास की नदी के मुहाने पे बसा था, जहां के लोग जड़ी बूटियों के व्यापार का काम करते थे। कुछ ही समय में एक बूढ़े वैद्य ने वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त का उपचार करना शुरू कर दिया। उपचार कर वैद्य ने चाणक्य से कहा, चिंता ना करें मान्यवर, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इसे आराम करने की आवश्यकता है। चाणक्य ने वैदराज को नमन किया और वो वहां से चले गए। तभी वो कबीले का आदमी चाणक्य के पास आकर बोला, मान्यवर,
इतनी जल्दबाजी में मैं अपना परिचय देना ही भूल गया। मेरा नाम तामी है। मेरी नजर कहती है कि आप किसी गुरुकुल के आचार्य हैं। उसको देख चाणक्य बोले, सही पहचाना तुमने। मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चंद्रगुप्त को लेकर यहां से निकलना चाहिए। चाणक्य द्वारा अचानक लिए गए निर्णय को सुनकर तांबी ने चौंक के पूछा, क्या हुआ आचार्य? क्या मेरे आतिथ्य में कोई कमी रह गई? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले, नहीं तांबी, तुमने तो हम अजनबियों की जान बचाई है। हमारा स्वागत अपने परिवार की तरह किया है। लेकिन मेरी दुविधा का कारण कुछ और है। मुझे मारने जो आदमी आया था वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि मसाई सैनिक था। मगधी एक ऐसा राज्य है जहां गुप्त हत्या करवाने के लिए मसाई सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मसाई सैनिक अपने लक्ष्य को पूर्ण किए बगैर रुकते नहीं है। मुझे डर है कि अगर वो हमारा पीछा करते हुए इस कबीले में आया तो तुम्हारे परिवार पर खतरा बन सकता है। यह सुनकर तांबी ने हाथ जोड़े और बोला, आचार्य, आप हमारे अतिथि हैं और चंद्रगुप्त के ठीक होने तक निश्चित होकर यहां रहें। रही बात सुरक्षा की, तो उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। मैं आश्वासन देता हूं, किसी को कुछ नहीं होगा। चाणक्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर चंद्रगुप्त के हाल जानने के लिए घर के अंदर चले गए। चाणक्य ने पूरी रात एक पिता की तरह चंद्रगुप्त का ख्याल रखा, और सवेरे जब उसकी निद्रा टूटी तो चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना उचित था? चंद्रगुप्त ने अपनी भोली आवाज में उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि आप पर कभी कोई भी खतरा मंडराए आचार्य, लेकिन जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो काल और आपके बीच में खड़ा मिलूंगा मैं। छोटे चंद्रगुप्त का उत्तर सुन चाणक्य हंस दिए। अगले कुछ दिनों में चंद्रगुप्त का पैर एकदम ठीक हो गया। वो चलने क्या भागने लायक बन गया। चाणक्य ने तांबी से विदा लेते हुए तक्षशिला की अपनी यात्रा एक बार फिर शुरू की। इस पूरी यात्रा के दौरान वह बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। मसाई सैनिक भले ही न लौटाओ, लेकिन वो किसी भी समय उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच सकता था। कुछ ही दिनों में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वार पे आ पहुंचे। विशालकाय द्वार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, तक्षशिला विद्यालय, जिसको देखकर चाणक्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखर गई, जैसे कि उन्होंने अपने किसी बड़े लक्ष्य को पा लिया हो। तक्षशिला का विशालकाय प्रांगण देख चंद्रगुप्त के चेहरे पर उत्साह था। सैकड़ों विद्यार्थियों को अलग अलग विद्याओं का अभ्यास करते देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई, एक उम्मीद की किरण जाग उठी। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जगह प्रतीक्षा करने की बात कहकर आचार्य कक्ष की तरफ चल दिए, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी शिक्षकगण भी मौजूद थे। चाणक्य ने कुलपति और बाकी शिक्षकगणों को प्रणाम करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, कुलपति महोदय और सभी शिक्षकगण, मैं यहां अपने साथ एक बालक को लाया हूं जिसका नाम चंद्रगुप्त है। उसकी क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही मैं उसे अपने साथ तक्षशिला लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी शिक्षकगणों से गुरुकुल में शिक्षा के औपचारिक प्रवेश की अनुमति दें। तभी वहां बैठे आचार्य गजानन कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, कुलपति महोदय, मैं आचार्य चाणक्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पे छात्रों के प्रवेश के लिए एक निश्चित परंपरा है, जिसकी गरिमा को हमें बनाए रखना होगा। यह सुनकर चाणक्य थोड़ा निराश हो गए। गजानन ने चाणक्य की तरफ देखते हुए कहा, आचार्य चाणक्य, आप हमें बस ये बताएं कि जिस बालक को आप लेकर आए हैं, क्या वो किसी राजकुल से है? चाणक्य कुछ सोचते हुए बड़ी गंभीरता से बोले, चंद्रगुप्त क्षत्रिय अवश्य है, लेकिन किसी राजकुल से नहीं है। यह सुन के वहां बैठे सभी शिक्षकगण हैरान रह गए। गजानन कुलपति की तरफ हैरानी से देखते हुए बोले, फिर उसे कैसे प्रवेश मिल सकता है आचार्य? उसके गुणों के आधार पर?
चाणक्य ने पलटवार करते हुए कहा। बात यह नहीं है आचार्य। गजानन चाणक्य की तरफ मुड़ते हुए कुछ बोलने को हुए, लेकिन उनको बीच में ही टोकते हुए चाणक्य ने कहा, बात यही है आचार्य। यह विश्वविद्यालय, यह गुरुकुल की गरिमा यहां का ज्ञान है। ज्ञान ही तक्षशिला की पहचान है, जो हम सभी यहां आने वाले छात्रों को देते हैं। और आचार्य, मुझे लगता है ज्ञान प्राप्ति का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। गजानन ने कटाक्ष करते हुए कहा, आचार्य चाणक्य, आप यहां की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ अपनी पुरानी परंपराओं से ऊपर उठना होता है आचार्य। उनको तोड़ के नए नियम गढ़ने पड़ते हैं। आपको तो ज्ञात होगा ही कि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। और रही बात इस बालक की, तो कौन जानता है कि यह कल पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करे। उसे अपनी योग्यता के आधार पर सीखने का अवसर देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन फिर भी मुझे कुलपति का अंतिम निर्णय मान्य होगा। गजानन कुछ पल के लिए शांत हो गए। कुलपति दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, आचार्य गजानन, आचार्य चाणक्य की बातें कुछ हद तक उचित तो हैं, इसलिए यहां का कुलपति होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि चाणक्य द्वारा लाए गए बालक को हमारे यहां प्रवेश के लिए यहां की परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। वो सफल हुआ तो तक्षशिला के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। यह सुन चाणक्य उनके इस प्रस्ताव को सम्मान देते हुए नमन कर बोले, मुझे आपका यह प्रस्ताव मान्य है कुलपति। तभी गजानन ने कुलपति की ओर हाथ जोड़कर कहा, कुलपति, मुझे भी आपका निर्णय मान्य है, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि यह परीक्षा निष्पक्ष रहे। इसके निष्पक्ष रहने के लिए जरूरी है एक ऐसी परीक्षा समिति का गठन जो आचार्य चाणक्य के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त के गुणों को परख कर निर्णय ले। और आपकी अनुमति से मैं इस शिक्षा समिति का गठन करना चाहता हूं। कुलपति थोड़ी देर तक विचारों में खोए रहे और अंत में उन्होंने आचार्य गजानन को शिक्षा समिति का गठन करने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही गजानन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई और वो मनी मन बोले, अब देखता हूं कैसे मिलेगा चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त को यहां प्रवेश। हवा के प्रवाह के चलते चाणक्य की शिखा के बाल लहरा रहे थे। गजानन के चेहरे पर छाई कुटिल मुस्कान ने मानो उन्हें धनानंद से मिले अपने अपमान की याद दिला दी। उन्होंने चेहरे पर आ रहे अपनी शिखा के बालों को समेटा और सबको नमन कर चल दिए आचार्य कक्ष से बाहर। उनकी चाल, उनके मुख पर एक दृढ़ संकल्प का भाव था, मानो कह रहे हों, चंद्रगुप्त तक्षशिला में प्रवेश लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। चंद्रगुप्त को द्वार पर बैठे काफी समय हो गया था। विद्यार्थियों को अलग अलग हथियारों से अभ्यास करता देख चंद्रगुप्त से अपनी उत्सुकता दबाई नहीं गई। द्वार पर बैठे द्वारपाल का जैसे ही ध्यान भटका, चंद्रगुप्त ने मौके का फायदा उठाया और शस्त्र विद्या के अभ्यास प्रांगण में जा पहुंचा। वहां पर कुछ विद्यार्थी लकड़ी की तलवार से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने भले ही धोती पहनी थी, लेकिन रंगरूप से साफ पता चल रहा था कि वो सब किसी राजसी कुल के ही राजकुमार थे। चंद्रगुप्त उत्सुक होकर वहीं खड़ा होकर उनके अभ्यास को देखने लगा। उनमें से एक राजकुमार लकड़ी की तलवार से अपने प्रतिद्वंदी के सिर पर लगातार वार किए जा रहा था। वो दूसरा बच्चा अपनी ढाल से हर वार को रोकने के प्रयास में बस धीरे धीरे ढाल लिए नीचे झुकता जा रहा था। ये देख चंद्रगुप्त चिल्लाया, अपनी ढाल से उसकी तलवार का रुख बदल दो, तुम्हें पलटवार का मौका मिल जाएगा। ये देख तलवार से वार कर रहा राजकुमार रुक गया और चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हुए बोला, कौन है तू?
हमसे ज्यादा जानता है क्या? हाँ? उसके साथ अभ्यास कर रहे राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चंद्रगुप्त के पास पहुंच गए और उसे घेर लिया। अपने भोलेपन में उत्तर देते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और जल्द ही मैं भी यहां शिक्षा ग्रहण करने वाला हूं। रही बात अभ्यास की, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं आपको मात दे सकता हूं। चंद्रगुप्त की बात सुनकर सभी जोरों से हंसने लगे। एक ने उसके मैले कपड़ों को देखते हुए कहा, तुझे मालूम भी है यहां केवल बुद्धिजीवी और राजसी परिवार के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है, रास्ते से उठकर आए भिखारियों के लिए नहीं है तक्षशिला। यह सुनकर चंद्रगुप्त मायूस हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उनमें से एक ने चंद्रगुप्त के कुर्ते में हो रहे छोटे से छेद में उंगली फंसाकर उसे एक सिरे से फाड़ दिया। ये देख तलवार लिया हुआ राजकुमार बोला, अरे ये कुर्ता तो फट गया, अब कल से क्या पहनेगा? केले के पत्ते? ऐसा कहते हुए सभी उसका उपहास करने लगे। चंद्रगुप्त क्रोधित हो उठा और उसने कुर्ता फाड़ने वाले राजकुमार को जोर का धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। यह देख लकड़ी की तलवार लिए राजकुमार ने चंद्रगुप्त की पीठ पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से चंद्रगुप्त को झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए वहां पड़ी ढाल उठाई और उसके सामने आकर बोला, पीठ पर वार करना कायरों का काम है, लड़ना है तो सामने से लड़ो। चंद्रगुप्त को ललकारता देख उसने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार से चंद्रगुप्त पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने चालाकी दिखाते हुए अपनी ढाल से बस उसकी तलवार का रुख मोड़ दिया और वो जमीन से जा टकराई। मौके का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने ढाल से उसकी छाती पर एक जोर का वार किया और वो राजकुमार दूर जा गिरा। यह देखकर सभी राजकुमारों ने तलवार उठाकर चंद्रगुप्त को घेर लिया और उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी सबके कानों में एक आवाज गूंजी, रुको। सबकी तलवारें अचानक से थम गई। सामने देखा तो चाणक्य खड़े थे, जिनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। उनका चेहरा देखकर सभी राजकुमार घबरा गए। चंद्रगुप्त भी एक पल के लिए सहम गया। चाणक्य क्रोधित स्वर में बोले, राजकुल से हो, यहां शस्त्र विद्या का पाठ ले रहे हो या छल विद्या का? यह सुन वहां खड़े सभी छात्रों ने डर के मारे अपनी नजरें नीची कर ली। चंद्रगुप्त जमीन से उठा। अपने सामने चाणक्य को देखकर उसकी जान में जान आई। चाणक्य ने उन राजकुमारों को देखते हुए कहा, एक निहत्थे इंसान को घेर कर मारना तक्षशिला की किस युद्ध नीति में लिखा है? किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। चाणक्य ने एक नजर उन सबको देखा और बोले, नियमों का उल्लंघन हुआ है। चंद्रगुप्त ने बगैर आज्ञा के तक्षशिला के प्रांगण में प्रवेश किया और आप लोगों ने युद्ध नीति का गलत प्रदर्शन करके, इसलिए दंड निश्चित है। चाणक्य का यह क्रोधित रूप चंद्रगुप्त पहली बार देख रहा था। वो और अन्य राजकुमार उनका गुस्सा देखकर डर गए। इससे पहले कि चाणक्य कुछ बोलते, उन्हें पीछे से आचार्य गजानन का स्वर सुनाई दिया, आचार्य, अगर आपके साथ आया यह बालक प्रांगण में नहीं आता तो शायद मेरे शिष्यों और इस बालक के बीच टकराव की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। चाणक्य पीछे मुड़े तो सामने आचार्य गजानन खड़े थे। उन्हें देखते ही वहां खड़े राजकुमारों के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया। उन्हें लगा कि अब तो आचार्य गजानन उन्हें बचा ही लेंगे। चाणक्य ने उन राजकुमारों के चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। उन्होंने गजानन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मानता हूं चंद्रगुप्त ने बगैर अनुमति के उत्सुकतावश तक्षशिला के प्रांगण में प्रवेश किया, लेकिन इन राजकुमारों ने उसके साथ जो बर्ताव किया वो तक्षशिला की शिक्षा नहीं है। इसलिए मेरी समझ से इन सबको इनकी गलती का आभास होना जरूरी है। चाणक्य की बात सुनकर गजानन ने पलटवार किया, तो ठीक है, आप अपने शिष्य का दंड तय कर लीजिए, इन्हें मेरे हवाले छोड़ दीजिए। इनको क्या दंड देना है वो मैं तय कर लूंगा। चाणक्य को समझ में आ रहा था कि गजानन उन राजकुमारों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गजानन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे। और रही बात गुरु शिष्य के संबंधों की,
तो मेरी नजर में तक्षशिला के हर शिष्य पर हर गुरु का अधिकार है, क्योंकि यहां से निकला छात्र किसी एक गुरु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो प्रतिनिधित्व करता है संपूर्ण तक्षशिला का। चाणक्य की यह बात गजानन को चुप गई और उन्होंने क्रोधित हो उन राजकुमारों को 2 दिन तक सिर्फ रसोई में खाना बनाने की सजा सुनाई। उन्हें सजा देकर गजानन चाणक्य की ओर पलटकर बोले, आशा करता हूं कि अब आप संतुष्ट होंगे और इस बच्चे को भी उचित दंड देंगे। गजानन की बात सुनकर चाणक्य ने कहा, अवश्य, लेकिन मेरे लिए किसी पर दंड का सकारात्मक प्रभाव दिखना ही उस दंड का सही मायना है। गलती का आभास करवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी को खुद ही अपनी गलती का आभास होना। यह कहकर चाणक्य ने गजानन को प्रणाम किया और चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगे। तभी गजानन ने पीछे से दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, आने दो चंद्रगुप्त की परीक्षा वाला दिन, उस दिन मैं इसे हारने का आभास करवाऊंगा और आपको आचार्य चाणक्य खुद ही पता चल जाएगा कि केवल आप ही उत्कृष्ट नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर चले जा रहे थे। चंद्रगुप्त को समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। चाणक्य उसे लेकर तक्षशिला के मुख्य द्वार से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चल दिए। एक जगह चंद्रगुप्त रुक गया और चाणक्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए उनके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूं कि आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तक्षशिला में पढ़ना चाहता हूं। मेरे सीखने का अवसर मुझसे मत छीनिए आचार्य। उसके चेहरे पर ग्लानि का भाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। चाणक्य का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, चंद्रगुप्त, सीखने का पहला नियम है अनुशासन। अनुशासन के बिना किसी भी शिक्षा का मोल नहीं रह जाता। तुमने जो किया है उसके लिए दंड तो मिलेगा। और रही बात शिक्षा की, तो तक्षशिला में प्रवेश लेने के लिए तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। यह ध्यान रहे कि आचार्य गजानन की देखरेख में ही तुम्हारी परीक्षा होगी, और यह परीक्षा जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है। दंड की बात कहते हुए चाणक्य भावुक थे, लेकिन उन्होंने अपने इस भाव को उजागर नहीं होने दिया। उन्हें पता था कि आचार्य गजानन चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा में सबसे बड़ा अवरोध बनने वाले हैं। इसलिए आवश्यक था कि चाणक्य भावनाओं को त्याग कर चंद्रगुप्त को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाए कि वो हर चुनौती का सामना कर सके। प्रवेश परीक्षा की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से कहा, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं आचार्य। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, मेरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि तुमने आज तक जो भी सीखा है वो भूलना होगा। अपने मस्तिष्क को खाली कर तैयार होना होगा एक नए आरंभ के लिए। चाणक्य की इस बात का अर्थ तो चंद्रगुप्त को समय समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसका यह गुरु अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था। कुछ समय बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय के समीप बने एक आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम चाणक्य के एक खास शिष्य सूरजमल का था। एक लंबे समय बाद अपने गुरु को देखकर सूरजमल के मुख पर प्रसन्नता थी। चाणक्य भी अपने प्रिय शिष्य सूरजमल से मिलकर खुश हुए और चंद्रगुप्त का परिचय कराते हुए बोले, सूरजमल, यह चंद्रगुप्त है। इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना है। मैं चाहता हूं कि तब तक ये यहां पर ही रहे। सूरजमल ने पूर्ण सम्मान के साथ अपने आचार्य और चंद्रगुप्त दोनों का स्वागत किया। रात को चाणक्य ने एक बार फिर से चंद्रगुप्त के भोजन में विष की हल्की सी मात्रा मिला दी, जिसका असर होते ही चंद्रगुप्त का शरीर शिथिल पड़ने लगा। और इससे पहले कि वो सोता, चाणक्य उसके पास आए और बोले,
सोने जा रहे हो, लेकिन याद रहे, आज रात सोते समय तुम करवट नहीं लोगे, सीधा सोओगे। यही तुम्हारा दंड है। चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आखिर आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें वचन दिया और सोने के लिए सीधा लेट गया। चंद्रगुप्त को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन अचानक माथे पर टपकी पानी की एक बूंद ने उसकी निद्रा भंग की। उसे समझ नहीं आया कि बगैर बारिश के ये पानी कहां से टपक रहा था। उसे वापस नींद आने लगी, लेकिन एक बार फिर से एक बूंद उसके माथे से आ टकराई। अब चंद्रगुप्त ने बड़े ध्यान से देखा कि उसके ठीक ऊपर कुटिया की छत से एक मिट्टी का घड़ा बंधा हुआ था और वो पानी की बूंद हर थोड़ी देर में उसी से टपक रही थी। अब ये टपकती पानी की बूंद चंद्रगुप्त की नींद में खलल डालने लगी थी, लेकिन वचनबद्ध हो चंद्रगुप्त करवट भी नहीं ले सकता था। उसे आभास हो गया था कि आज रात भर उसकी यही दशा रहने वाली है। सूरजमल ने जब यह देखा तो वो हैरान रह गया और फिर रात के अंधेरे में आश्रम में टहल रहे चाणक्य के समीप आकर कहा, आचार्य, मुझे ये तो पता है कि आप उस बच्चे के साथ जो भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? सूरजमल को उत्तर देते हुए चाणक्य ने कहा, आज रात भर नींद ना मिलने के कारण कल सवेरे इसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा और तब परीक्षा होगी इसकी सतर्कता की, इसके सचेत होने की। हर पल, हर प्रहर, हर स्थिति में सही निर्णय ले पाना ही एक राजा का सबसे बड़ा गुण होता है और मुझे चंद्रगुप्त के इन्हीं गुणों को तराशना है। चाणक्य का उत्तर सुन सूरजमल मन ही मन बोला, वाह आचार्य, ईश्वर किसी को गुरु दे तो आपके जैसा दे। उसने फिर चाणक्य को नमन करते हुए कहा, आचार्य, रात बहुत हो चुकी है, अब आपको विश्राम करना चाहिए। सूरजमल की बात सुनकर चाणक्य ने उसकी ओर देखा और कुछ सोचते हुए बोले, जब आपका शत्रु जाग रहा हो तो भला आप कैसे सो सकते हैं? तुम विश्राम करो सूरजमल। सूरजमल को चाणक्य की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन वो उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। चाणक्य ने बड़ी गंभीर मुद्रा में आकाश में चमक रहे चांद और टिमटिमाते तारों को देखा और मन ही मन बोले, राजा धनानंद तो अपनी भोग विलासिताओं में मुझे भूल भी चुका होगा, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में कोई तो है जो मुझे मिटाने के हर संभव प्रयास कर रहा है और अब उसके निशाने पर चंद्रगुप्त भी आ चुका है। कौन हो सकता है वो? जल्द ही पता लगाना होगा। चाणक्य के मुख पर छाई चिंता सही थी, क्योंकि राजा धनानंद के महामंत्री अमात्य इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। मगध राज्य में चांद की नीली रोशनी में महामंत्री अमात्य का चेहरा गुस्से में लाल लावे की तरह खौला हुआ था। उनके सामने वही घायल मसाई सैनिक खड़ा था जिसने चाणक्य को मारने का प्रयास किया था। अमात्य ने गुस्से में सवाल करते हुए कहा, एक निहत्थे ब्राह्मण को मारने भेजा था और तुमसे वो भी नहीं हुआ? अमात्य के गुस्से को देखकर वो मसाई सैनिक डर से कांप रहा था। प्रश्न का उत्तर देते हुए वो बोला, महामंत्री जी, मानता हूं वो निहत्थे थे, लेकिन वो बच्चा चीते की फुर्ती से पता नहीं कहां से आया और उन्हें बचा लिया। अपनी उम्र से दोगुनी समझदारी और फुर्ती थी उस बच्चे में, और फिर वो कबीले का आदमी जिसने मुझे घायल कर दिया। बच्चे का जिक्र सुन अमात्य अचंभित थे और कुछ सोचकर मन ही मन बोले, अब कौन सा दाव चल रहा है चाणक्य? उसकी अपनी तो कोई संतान है ही नहीं, तो फिर क्या वास्ता है उसका इस बच्चे के साथ? शीघ्र ही पता लगाना होगा। तभी सामने खड़े मसाई सैनिक ने अमात्य की चुप्पी देखते हुए कहा, महामंत्री, बस एक मौका और दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अगली बार चाणक्य और उस बच्चे दोनों का शीश आपके कदमों में होगा। उसकी बात सुनकर अमात्य आंखों में गुस्सा लिए बोले, उनका नहीं, पहले तेरा।
ऐसा कहकर उन्होंने एक इशारा किया और उस मसाई सैनिक के पीछे खड़े एक आदमी ने उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। इससे पहले कि उस मसाई सैनिक को कुछ समझ आता, उसका सिर लुढ़कते हुए अमात्य के कदमों पर जा गिरा। अमात्य ने एक पल उस कटे हुए सिर को देखा और उसके बाद सामने हाथ में तलवार लिए गुप्तचर को देखते हुए बोले, आज ही तक्षशिला के लिए निकल जाओ और चाणक्य और उस बच्चे पर एक साए की तरह नजर रखो। मुझे चाणक्य और उस बच्चे की हर सूचना चाहिए, और याद रहे कोई चूक ना हो। उस गुप्तचर ने उनको प्रणाम किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अमात्य के चेहरे पर चिंता का भाव था और वो अपने आप से बातें करते हुए बोले, कहीं चाणक्य उस बच्चे को मगध के भावी राजा के रूप में तो नहीं देख रहा। अमात्य के इस कथन में सत्यता तो थी, लेकिन छोटा चंद्रगुप्त इस सत्य से बहुत दूर, रात भर ना सोने की वजह से आज उतना चपल नहीं दिख रहा था। विष का नशा था जो उसे सोने पर विवश कर रहा था, और वहीं समय समय पर टपकती पानी की बूंदें थी जो कि सोने नहीं दे रही थी। उसने इस समस्या से जूझते हुए बगैर करवट लिए पूरी रात बिता दी थी, लेकिन उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि आखिर चाणक्य का यह सब करने के पीछे कारण क्या था। सूरज निकलने में अभी समय था कि तभी सूरजमल चंद्रगुप्त के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। सूरजमल की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, हम लोग कहां जा रहे हैं? आचार्य कहां हैं? सूरजमल ने उसके साथ आश्रम से बाहर निकलते हुए कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों ने 3 कोस का सफर तय किया और एक पहाड़ी पर बनी एक गुफा के मुहाने पर आ पहुंचे। रात भर न सोने और 3 कोस के इस मुश्किल सफर ने चंद्रगुप्त को शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल कर दिया था। वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, ये कहां लेकर आए हैं आप? सूरजमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुफा के अंदर जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। थका हारा चंद्रगुप्त चुपचाप सूरजमल के पीछे चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़े गुफा में अंधेरा बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में चंद्रगुप्त के बगल से चमगादड़ों का झुंड निकला। उनके अचानक इस तरह आने से चंद्रगुप्त थोड़ा छिप गया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल आगे बढ़ा। कुछ दूर चल चंद्रगुप्त को आभास हुआ कि उस गुफा के बीचों बीच एक सरोवर है। गुफा की दीवार से रिस कर आने वाला पानी वहां जमा हो रहा था। उस जगह पर चमगादड़ों का हुजूम था। उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज की वजह से उठ रहा शोर दिल दहला देने वाला था। अंधेरे में चंद्रगुप्त को बस आवाज सुन कुछ चीजों के होने का आभास हो रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अपने आप को ऐसी जगह पर देखकर चंद्रगुप्त ने सूरजमल को आवाज देते हुए पूछा, कितना अंधेरा है यहां? आचार्य ने यहां आने के लिए क्यों कहा? लेकिन सूरजमल का कोई पता नहीं था। चंद्रगुप्त ने उसे 1-2 बार आवाज दी, लेकिन वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया था मानो कोई जादुई साया हो। चंद्रगुप्त अब अकेले उस गुफा में इधर उधर देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई, कौन हो तुम? आवाज सुन चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो इस आवाज से परिचित था। यह आवाज थी उसके आचार्य चाणक्य की। चाणक्य की आवाज उस गुफा में चारों दिशाओं में गूंज रही थी, मानो चारों दिशाओं में 4 चाणक्य खड़े हों। चंद्रगुप्त ने इधर उधर देखा, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, आचार्य आप कहां हैं? बहुत अंधेरा है यहां। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज फिर से गूंजी, मैंने पूछा कौन हो तुम? दोबारा प्रश्न पूछे जाने पर चंद्रगुप्त समझ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसने उत्सुक होकर उत्तर दिया, मैं चंद्रगुप्त हूं। तभी उसे चाणक्य की आवाज सुनाई दी, गलत उत्तर। और इस आवाज के साथ एक डंडा उसकी पीठ से टकराया। अचानक हुए इस प्रहार के चलते चंद्रगुप्त जमीन पर गिर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। चंद्रगुप्त खड़ा हुआ और बोला, आचार्य ये क्या है? और इससे पहले कि वो और कोई प्रश्न पूछता, चाणक्य की आवाज दोबारा गूंजी, कौन हो तुम? अब चंद्रगुप्त सतर्क था। उसे सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देना था।
क्योंकि गलत उत्तर का परिणाम उसे पता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर थोड़े संकोच के साथ बोला, मैं आपका शिष्य हूं। तभी चाणक्य की आवाज गूंजी, फिर गलत उत्तर। चाणक्य का जवाब सुन चंद्रगुप्त डंडे से बचने के लिए संभलता कि तभी वो डंडा उसके पैरों में आ लगा। चंद्रगुप्त इस बार फिसलकर नीचे जा गिरा। रात भर न सो पाने और सवेरा होते ही 3 कोस का सफर तय करने की वजह से चंद्रगुप्त को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उस गुफा के अंधेरे के बीच चमगादड़ों के उड़ने और पानी के गिरने के शोर की वजह से उसे पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर डंडा किस दिशा से आ रहा है और कौन मार रहा है। हताश होकर चंद्रगुप्त उठा कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? चंद्रगुप्त परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आचार्य बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी उनकी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मैंने पूछा कौन हो तुम? चंद्रगुप्त ने उत्तर सोचना शुरू किया। साथ में डर था कि अंधेरे को चीरता हुआ वो डंडा फिर से न आ लगे। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, न मैं चंद्रगुप्त हूं, न मैं आपका शिष्य हूं। मैं सबसे पहले एक मनुष्य हूं। मनुष्य। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, गलत जवाब। और उसी के साथ अंधेरे में लहराता हुआ डंडा आया जो चंद्रगुप्त की पीठ पर जाकर लगा। एक जोर के कराहने की आवाज के साथ चंद्रगुप्त एक बार फिर से जमीन पर था। अब उसका धैर्य टूट चुका था। उसमें अब और उठ पाने की ताकत नहीं थी और ना ही क्षमता थी प्रश्नों के उत्तर देने की। वो वहां मौजूद पत्थरों का सहारा लेकर जैसे तैसे उठा और पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए बोला, अब क्या चाहते हैं आचार्य? कैसी परीक्षा है ये? परीक्षा भी है या दंड है? क्या गलत कहा मैंने? कौन सा गलत उत्तर दिया? चंद्रगुप्त की आवाज में दर्द था। अपना मानसिक संतुलन बनाने में उसे दिक्कत हो रही थी कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? वही प्रश्न दोबारा सुन चंद्रगुप्त से अब रहा नहीं गया और वो चिल्लाते हुए बोला, कौन हूं मैं? अगर उत्तर आप जानते हैं तो बता क्यों नहीं देते? नहीं पता मुझे मैं कौन हूं। नहीं पता आचार्य। कोई नहीं हूं मैं, कोई नहीं हूं। चंद्रगुप्त की दर्द भरी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। वो पूरी तरह से टूटकर वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अब नहीं जानना था कि उसका उत्तर सही है या गलत, और ना ही उसके अंदर अंधेरे में वार कर रहे उस डंडे का डर था। कुछ देर के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, सही उत्तर। यह सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। उसे अचानक मानो चाणक्य की बात याद आ गई कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपने अतीत को मिटा करके एक नई शुरुआत करना। और चाणक्य के इस प्रश्न के पीछे का मंतव्य भी वही था, अपनी पहचान भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना। अब पूरी गुफा में केवल चमगादड़ों के फड़फड़ाने और पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब यह आवाजें चंद्रगुप्त के लिए शोर नहीं थी। उसने ध्यान लगाकर उन आवाजों को सुना तो हर आवाज एक दूसरे से अलग थी। वो उन आवाजों को एक दूसरे से अलग कर सकता था। काफी देर तक कोई गतिविधि न होते देख छोटे चंद्रगुप्त ने दृढ़ता के साथ चाणक्य को पुकारते हुए कहा, आचार्य, मैं आपके आशीर्वाद से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। कि तभी उसकी ओर एक बार फिर हवा में लहराता हुआ डंडा आया, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त सचेत था। वो उस डंडे की आवाज सुनकर उस दिशा की ओर मुड़ा और अगले पल डंडे का सिरा चंद्रगुप्त के हाथ में था। उसने पूरी ताकत से उस डंडे को अपनी ओर खींचा तो अंधेरे का फायदा उठाकर डंडा चला रहा सूरजमल उसके सामने आ गिरा। सूरजमल से नजरें मिलने पर चंद्रगुप्त मुस्कुरा दिया कि तभी उसके सिर पर चाणक्य का हाथ लगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम मेरी शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बन चुके हो। अपने गुरु को सामने देख चंद्रगुप्त ने उनके पांव छुए। चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, क्योंकि आज वो धनानंद के सामने ली गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुके थे।